नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हमारी क्लास में भारतीय संविधान में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान के भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। यानी कि इस क्लास में हम चारों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। आज इस में हम पहले सारे इन चारों टॉपिक को वन बाय बाय समझेंगे, जैसे कि अनुसूचियाँ तो उनके बारे में पहले डिटेल में समझेंगे और भारतीय संविधान के स्रोत, भाग व अनुच्छेद के बारे में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और हम क्लास के लास्ट में उन्हें याद करने का मेथड या तरीका देखेंगे। ट्रिक जिनकी कुछ ट्रिक है उनकी ट्रिकों के साथ याद करेंगे या कुछ याद करने का मेथड है उसके हिसाब से याद करेंगे। और हम इस क्लास में एक ही नज़र में सब कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो भी सब इसी क्लास में ले लिए जाएँगे। तो दोस्तों ये क्लास हर एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्लास लेने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कोई क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप कोई क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी चैनल पर बहुत सारी क्लास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भी स्टूडेंट हैं ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम कम समय में इस क्लास को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम इसमें लास्ट वीडियो क्लास के लास्ट में हम इसको रिवीजन भी करेंगे, इस क्लास को, इसके चारों टॉपिक को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी लगभग एग्जाम में जितनी भी पॉलिटी पूछी जाती है उसमें ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अनुसूचियाँ हमारे संविधान का संविधान के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इन्हें सबको याद करने की, चारों टॉपिक को याद करने की इसी क्लास में कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कम समय में हम क्लास को समझने की कोशिश करते हैं और क्लास के लास्ट में हम उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। सेकंड देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान के बारे में। थर्ड देखेंगे हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में। और फोर्थ नंबर पर देखेंगे हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हम पहले इन चारों टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और क्लास के लास्ट में हम इन चारों टॉपिक के जो भी ट्रिक हो सकता है या जिन भी अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक हो सकता है, हम उसके विषय में देखेंगे। और जितने ट्रिक से याद हो सकेंगे उतने हम ट्रिक से याद करेंगे, जितने मेथड से याद हो सकेंगे इतने मेथड से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कम समय में अपनी क्लास को पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। चलिए हम सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा पहला टॉपिक है अनुसूचियाँ। तो हम पहले इसमें अनुसूचिया के बारे में समझते हैं। तो अनुसूची एक जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण की बात करती है, यानी अनुसूची एक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण की बात करती है। अनुसूची जो है वो कहती है मुख्य पदाधिकारियों के लिए वेतन, यानी जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन तथा भत्ते की बात करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते जो है वो अनुसूची 2 में आते हैं, और अनुसूची 3 जो है वो मुख्य पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रारूप की बात करती है। अनुसूची 4 के विषय में बात करते हैं तो अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य के लिए कितनी राज्यसभा में सीटें होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, इस तरह की जो है वो अनुसूची 4 में कहा गया है। और अनुसूची 5 की बात करते हैं तो उसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है। यानी अनुसूची 5 जो है वो एससी एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करती है। अब हम देखते हैं अनुसूची 6 के विषय में। अनुसूची 6 के विषय में देखते हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। ये अनुसूची ज़्यादा, सारी अनुसूचियाँ पहली बात तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि इसमें जिन राज्यों के नाम दिए हैं उन राज्यों का नाम हटा करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़्यादा याद करने, ध्यान देने योग्य है ये अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की गई है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि एम टी एम, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में से, जिसे आपको याद रह पाएगा। तो अनुसूची 6 कहती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। अनुसूची 7 जो है वो 3 सूचियों के विषय में बताती है।
अर्थात सत्ता का बंटवारा के बारे में बताती है, जिसमें 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फुल डिटेल में जो है इसकी क्लास में अवेलेबल है, इसी चैनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब हम अनुसूची 8 के विषय में देखते हैं। अनुसूची 8 जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात करती है। जो मूल संविधान में हमारी कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएँ थी, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएँ, और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 9 के विषय में, जो अधिनियमन और विनियमन के बारे में बात करती है। अनुसूची 10 दल बदल के विषय में बात करती है। अनुसूची 11 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करती है, पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी की बात करती है। अनुसूची 12 शहरी क्षेत्र, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी के बारे में बात करती है। अभी हमने जैसे कि ये देखा कि हमारा अनुसूचियों का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब हम क्लास के लास्ट में हम इसे याद करने का तरीका भी देखेंगे, जिससे आप ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ और अपना कोई भी एग्जाम हो वनडे उसको अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं विभिन्न संविधानों के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, यानी भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान के बारे में देखते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। अब हम इसके बारे में देखते हैं, जिसमें हम जो स्रोत हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत। हम इन दोनों को पहले डिटेल में समझेंगे। पहले हम आंतरिक स्रोत के बारे में जानेंगे, सेकेंड हम बाहरी स्रोत के बारे में जानेंगे। अब हम पहले देखते हैं आंतरिक स्रोत के बारे में। आंतरिक स्रोत में आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो लिया गया है वो है संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना है कि न्यायपालिका किस तरह की होगी। ये जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो आज भारत शासन अधिनियम जो है वो आंतरिक स्रोत में आता है। अब हम देखते हैं बाहरी स्रोत के बारे में। बाहरी स्रोत में हम अन्य देशों से जो संविधान से जो अडोप्ट किया गया है, लिया गया है, उसके वजह से वो आता है सब। तो हम पहले देखेंगे कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान, और क्लास के लास्ट में हम इन्हें याद करने का माध्यम देखेंगे। तो कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि हर राज्य में राज्यपाल होता है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। तो इसमें यही बात की गई, केंद्र द्वारा, यानी केंद्र के द्वारा हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और थर्ड की बात करता है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, यानी जो अपशिष्ट शक्तियां हैं उनका केंद्र में पाया जाना। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। लास्ट है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। ये जब हम अनुच्छेदों में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन सब चीज़ों में अंतर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट देश के, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान, ये स्रोत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सेकंड आता है न्यायपालिका की संरचना। अब आपका हो सकता है कि आप ये सोचें कि सारा कुछ अडोप्ट किया गया है सेम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ चीज़ों को संशोधन करके अपनाया गया है, और आप इसके विषय में जानते हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधानों में आता है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना की शब्दावली, लिखित संविधान, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो संसदीय शासन, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। जिन भी बच्चों को अगर इस में अंतर पता हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखो तो संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, जिसमें है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? जिन भी स्टूडेंट को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इसके क्वेश्चंस पुट अप करने का यही माध्यम ये तरीका होता है कि आप बताएं, और क्योंकि बताने से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। यानी एक बार और देखते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। तो संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में देखें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान की बात करें तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। चलिए अब हम देखते हैं सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, जिसमें है मौलिक कर्तव्य। सेकंड, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है। चलिए अब हम देखते हैं सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, जिसमें है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है। थर्ड है पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं हम जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखो तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था, ये जो लिया गया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वीडन के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो इसमें है लोकपाल और लोक आयुक्त। जो भी स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट, प्लीज बताएं जिन्हें भी पता है कि लोकपाल या लोक आयुक्त के बारे में, जो भी स्टूडेंट जानता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो हम पहले इनका जो भारतीय संविधान के स्रोत और अनुसूचियां हैं इनकी याद करने का माध्यम देखते हैं, फिर उसके बाद भाग और अनुच्छेद एक पार्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्लास एक ही होगी, लेकिन इसमें हम पहले इन दोनों को समझते हैं, ट्रिक या याद करने का मेथड देखते हैं, और सेकंड नंबर पर हम उन दोनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। इसे हम याद करने का तरीका देख ले रहे हैं। अनुसूचियां और भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद अभी हम लास्ट में देखेंगे। तो अनुसूची के बारे में बात करें एक, तो अनुसूची एक, अनुच्छेद एक अब जनरली याद ही होता रहता है, तो आप इसमें देख ही सकते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। अब जो अनुसूचियां हैं अन्य याद करने का तरीका, कुछ में हम ट्रिक लगाएंगे और कुछ में केवल याद करने का तरीका देखेंगे, जिससे हम ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएं। तो अनुसूची दो जो है वो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन की बात करती है। तो केवल आपको अनुसूची जितनी भी हैं इन्हें सबको शब्दों के साथ जोड़ जोड़ के याद करना है। तो अनुसूची दो को आप ऐसा याद कर सकते हैं कि वेतन और भत्ते की बात की गई है। इतना लंबा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप ऐसा देख सकते हैं कि अनुसूची दो वेतन और भत्ते की बात करता है। अब जनरली मुख्य पदाधिकारियों की बात ही करेगा, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अनुसूची तीन जो मुख्य पदाधिकारी है उन्हीं की शपथ का प्रारूप की बात कर रहा है। अनुसूची चार जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी अनुसूची चार जो है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की या वितरण की बात करती है, जितने भी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए। अब हम अनुसूची पाँच के विषय में देखते हैं। तो अनुसूची पाँच देखो इस तरीके से लिखा जाता है, और आप SC और ST इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची पाँच जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। आई होप आपको ये समझाने के लिए है केवल, तो आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि अनुसूची एक जो है उसे आप शब्दों को जोड़ करके याद करें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। अनुसूची दो वेतन और भत्ते की बात करता है। अनुसूची तीन शपथ का प्रारूप की बात करता है। अनुसूची चार जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अनुसूची चार जो है उसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची पाँच, आप जैसे कि आप 5S की तरह लिखा जाता है तो आप इसे जोड़ सकते हैं शब्द के साथ। SC ST, एस में भी SC में ऐसा आता है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में ये अनुसूची बिल्कुल अलग जैसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें राज्यों की बात की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो ये तो याद हो जाएगी जनरली। अनुसूची 7 जो है उसमें 3 सूचियों की बात की गई है,
जैसे कि आप देख सकते हैं पहली सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7, 7 से सूची, 7 से 3 सूचियों की बात की गई है, तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अनुसूची 8 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि आप जानते हो इसमें तो इससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ आकर के देख सकते हैं, इन पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अनुसूची 8 जो है उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अनुसूची जो है अधिनियमन और विनियमन की बात करती है। अनुसूची 2 10 दल बदल, अनुसूची 10 दल बदल, 10 और 10 से दल बदल, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 11, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है। अनुसूची 12 शहरी क्षेत्र की बात करता है। अब दोनों में सेम है लगभग। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारी। शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारी, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएगा। शब्दों को जोड़ जोड़ के आपको देखना है। अब हम एक बार भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में देखते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हमारे जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो 2 तरह के हैं, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे कि भारत शासन अधिनियम आंतरिक स्रोत में आता है, तो इसमें आपको केवल देखो याद करना है जो है, क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे शब्दों के साथ रिलेट करना है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम से जो लिया गया है, संघीय तंत्र लिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हर स्टेट के लिए आयोग जो है, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण कैसा होगा, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना संरचना कैसी होगी, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब बाहरी स्रोत के बारे में देखें तो कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में बात करता है। तो आपको ये शब्द याद करने होंगे। इस कुछ में आप ट्रिक बना सकते हैं, कुछ में नहीं। तो आपको केवल जो याद कर जाएंगे वो याद करने पड़ेंगे, और जो ट्रिक के माध्यम से याद करने के होंगे वो ट्रिक बता दी जाएगी। तो इसमें कनाडा में केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब आप मौलिक अधिकार कैसे याद कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, अमेरिका को मौलिक अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि मौलिक अधिकार वहीं से लिए गए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब जैसे कि आप इसे ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो पावरफुल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, आप इन दोनों को सेम याद कर लें। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति पर का पद और लिखित संविधान, ये भी सब हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो विधि का शासन, ये तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखते हैं। और एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था, आप शब्दों को रिलेट करें। आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। अब जिन्हें बच्चों को पहले समझ में नहीं आया वो अब इस क्लास को अब ध्यान से लें। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में। तो संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये भी बताएं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत के बारे में बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये इन दोनों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान में बात करें तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे याद करें। नेक्स्ट सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, आपको ये ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसमें आप ध्यान से देखें। प्रस्तावना में सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है, पंचवर्षीय योजना की बात करता है। ये जो सब चीजें हैं सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था। नेक्स्ट स्वीडन के संविधान से लिए गए प्रावधान में अगर बात करें तो लोकपाल और लोक आयुक्त। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम इसका आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग के बारे में। आई होप आपको याद हुआ होगा। अब ऐसे ही हम आगे भी याद करने की कोशिश करेंगे और जिनमें ट्रिक का लग सकेगी उसमें ट्रिक लगाएंगे और जिनमें बिना ट्रिक के यानी याद करने के मेथड से देखना होगा तो फिर उसे याद ही करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के भाग के विषय में बात करते हैं और हम इसके भाग कंप्लीट करने के बाद हम इसे याद करने का मेथड देखेंगे। तो हम पहले भागों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानेंगे और जिस भाग में जितने अध्याय आते हैं हम उनके विषय में भी जानेंगे। तो आप क्लास में बने रहें। अब हम देखते हैं भाग 1 के विषय में। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के विषय में बात करता है और भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 तक। यानी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है और भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 तक। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं, यानी कि भाग 2। भाग 2 जो है नागरिकता की बात करता है। भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11 तक। यानी भाग 2 नागरिकता की बात करता है और भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11 तक। अब हम नेक्स्ट यानी भाग 3 के विषय में बात करते हैं। भाग 3 जो है भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य आता है। यानी भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य आता है। भाग 3 जो है वो हमारा 6 अध्याय में बटा हुआ है। इसमें प्रथम अध्याय जो है वो समता या समानता का अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य आता है। अध्याय 2 जो है स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य आता है। अध्याय 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 23 से 24 तक के मध्य आता है। अध्याय 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य आता है। अध्याय 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 29 से 30 तक के मध्य आता है। अध्याय 6 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 32 में आता है। और अनुच्छेद 32 के विषय में कुछ कथन कहा गया है तो वो प्लीज कमेंट में बताएं जिन भी स्टूडेंट को पता है कि अनुच्छेद 32 के विषय में क्या कथन कहा गया है। अब मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में आते हैं और मौलिक अधिकार जो है 6 अध्याय मौलिक अधिकार के 6 अध्याय हैं। तो इन्हें याद करने का आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप इसका सीक्वेंस यानी क्रम लगाएं और उससे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अध्याय 1 समानता के अधिकार की बात करता है। अध्याय 2 स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अध्याय 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अध्याय 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अध्याय 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। अध्याय 6 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है जो अनुच्छेद 32 में आता है। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं, भाग 4 के विषय में। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है और जो भी स्टूडेंट जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में बताएं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है और भाग 4 से संबंधित अनुच्छेद है 36 से 51 तक। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 4 क्या जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है और भाग 4 कैसे संबंधित अनुच्छेद है 51 का क्या। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 5 जो है वो संघ सरकार की बात करता है और भाग 5 से संबंधित अनुच्छेद है 52 से 151 तक। यानी भाग 5 संघ सरकार की बात करता है जो भाग 5 जो है उससे संबंधित अनुच्छेद है वो 52 से 151 तक है। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 6 जो राज्य सरकारों की बात करता है। भाग 6 से संबंधित अनुच्छेद है 152 से 237 तक। भाग 7 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये निरस्त कर दिया गया, आप इसके विषय में जानते होंगे। तो भाग 7 जो है वो निरस्त कर दिया गया है। इसमें था राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड है जो कि निरस्त कर दिया गया है और भाग 7 से संबंधित अनुच्छेद है 238 जो कि निरस्त कर दिया गया है। अब 8 के विषय में देखते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 से संबंधित अनुच्छेद है 239 से 242 तक। यानी भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 से संबंधित अनुच्छेद है 239 से 242 तक।
अब हम बात करते हैं भाग 9 के विषय में। भाग 9 जो है पंचायतों की बात करता है। भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 अ तक, यानी भाग 9 जो है वो पंचायतों की बात करता है और भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 अ तक। अब हम नेक्स्ट भाग की बात करते हैं। भाग 9 क्या की बात करते हैं, तो भाग 9 जो है नगर पालिकाओं की बात करता है। भाग 9 कैसे संबंधित अनुच्छेद है 243 तय से 243 या 6 तक, यानी भाग 9 के जिसका जो नगर पालिकाओं की बात करता है। भाग 9 कैसे संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 तय से 243 या 6 तक। अब हम नेक्स्ट भाग की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भाग 9 ख के विषय में, जो सहकारी समितियों की बात करता है। भाग 9 ख से संबंधित अनुच्छेद है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। अब हम नेक्स्ट भाग की बात देखते हैं। भाग 10 जो अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र की बात करता है। भाग 10 जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र की बात करता है। जो भाग 10 से संबंधित अनुच्छेद है 244 से 244 क तक। भाग 11 देखते हैं। भाग 11 जो है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है और भाग 11 से संबंधित अनुच्छेद हैं 245 से 263 तक। भाग 11 जो है वो 2 अध्याय में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य आता है। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध आता है, जो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य आता है। यानी भाग 11 जो है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध की बात करता है और जो भाग 11 है अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य आता है। भाग 11 जो है 2 अध्याय में बटा है। अध्याय 1 विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य आता है। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, जो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य आता है। अब हम देखते हैं भाग 12 के विषय में। भाग 12 जो है वो वित्त संपत्ति समुदाय और बाद के विषय में बात करता है, जो अनुच्छेद 264 से 300 तक है और भाग 12 जो है वो 4 अध्याय में बटा हुआ है। भाग 12 4 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें प्रथम अध्याय है वित्त, जो अनुच्छेद 264 से 251 के मध्य आता है। अध्याय 2 ऋण लेना, जो अनुच्छेद 292 से 293 के मध्य आता है। अध्याय 3 संपत्ति समुदाय अधिकार बाध्यता और बाद की बात करता है, जो अनुच्छेद 294 से 300 के मध्य आता है। अध्याय 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इसके विषय में आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि अध्याय 4 जो है संपत्ति का अधिकार की बात करता है, जो 300 अनुच्छेद 300 क में आता है। तो ये कब जोड़ा गया है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय भाग 13 के विषय में। भाग 13 के विषय में देखते हैं। भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। जो अनुच्छेद भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य स्थित है। यानी भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। तो भाग 13 से संबंधित अनुच्छेद है 301 से 307 तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाग के बारे में। हम देखते हैं भाग 14 के विषय में, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के विषय में बात करता है। भाग 14 से संबंधित अनुच्छेद है 308 से 323 तक। यानी भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के विषय में बात करता है। भाग 14 से संबंधित अनुच्छेद है 308 से 323 तक। अब भाग 14 जो है वो 2 अध्याय में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय में सेवाओं की बात की गई है, जो अनुच्छेद 308 से 314 तक आता है और अध्याय 2 लोक सेवा आयोग की बात करता है, जो अनुच्छेद 315 से 323 तक के मध्य आता है। यानी भाग 14 के विषय में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट भाग के बारे में बात करते हैं। भाग 14 के अधिकरण की बात करता है और भाग 14 क से संबंधित अनुच्छेद है 323 क से 323 ख तक। यानी भाग 15 जो है निर्वाचन की बात करता है और भाग 15 से संबंधित अनुच्छेद है 324 से 329 के तक। भाग 16 के विषय में देखें तो भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है। भाग 16 से संबंधित अनुच्छेद है 330 से 342 के तक। भाग 17 की बात करें, 17 भाग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कभी कभी हिंदी सब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। आई होप आप जानते होंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में क्या अंतर होता है। जो भी स्टूडेंट जानता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम देखते हैं भाग 17 के विषय में। भाग 17 जो है वो राजभाषा के विषय में बात करता है।
और भाग 17 से संबंधित अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक। तो भाग 17 जो है वो 4 अध्याय में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय जो है संघ की भाषा की बात करता है, जो 343 से 344 तक के मध्य आता है। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं की बात करता है, जो अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य आता है। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा की बात करता है, जो अनुच्छेद 348 से 349 के मध्य आता है। और अध्याय 4 की बात करें तो विशेष निर्देश की बात करता है, जो अनुच्छेद 350 से 351 के मध्य आता है। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 18 में देखें तो ये आपात उपबंध की बात करता है। भाग 18 जो है आपात उपबंध की बात करता है। आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिस भी स्टूडेंट को पता है। भाग 18 जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आता है। भाग 19 ब्रिगेड की बात करता है, वो भाग 19 से संबंधित अनुच्छेद है 361 से 367 के मध्य। अगर हम अब बात करते हैं भाग 20 के विषय में, जो संविधान संशोधन के विषय में बात करता है। और भाग 20 से संबंधित अनुच्छेद है 368। अब भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है। और भाग 20 से संबंधित अनुच्छेद है 369 से 392 तक, यानी भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है, जिससे भाग 21 से संबंधित अनुच्छेद है 369 से 392 तक। अब हम नेक्स्ट भाग की बात करते हैं, भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। जो भाग 22 है उससे संबंधित अनुच्छेद है 393 से 395 तक, यानी भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। और भाग 22 से संबंधित अनुच्छेद है 393 से 395 तक। तो अभी हमने इसे समझा। अब हम इसको पहले याद करने का तरीका देखते हैं। आपको जो याद करना है अब हम उसके विषय में देखते हैं। अभी हमने भारतीय संविधान के भाग के विषय में देखा, तो हम इनको याद कैसे करेंगे उसका इसे देखते हैं। तो हमें याद करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये कि आप इसके केवल शब्दों को जोड़ करके याद करें। तो अब इसमें मैंने इस स्लाइड में केवल शब्दों को जोड़ करके लिखा है, आपको केवल सुनना है और उससे आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार आप सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम आपका आने वाला हो तो आप जब भी सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। तो हम इसमें पहले देखते हैं भाग 1 के विषय में। तो आपको याद कैसे करना है पहले आप उसे समझें। भाग 1 जो है वो जनरली सभी को याद होता है, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 2 नागरिकता, तो आपको कैसे याद करना है, केवल आपको शब्द को जोड़ना है। जैसे कि भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, भाग 2 नागरिकता की बात करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, भाग 4 डीपीएसपी की यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी की बात करता है, और भाग 4 क्या है मौलिक कर्तव्य की बात करता है, भाग 5 संघ की बात। आपको केवल सीक्वेंस में याद करना है और आपको याद हो जाएगा। अब आप इसे ध्यान से सुने, मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज करवाता हूँ। भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, भाग 2 नागरिकता की बात करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, भाग 4 डीपीएसपी की बात करता है, भाग 4 क्या है मौलिक कर्तव्य की बात करता है, भाग 5 संघ की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, भाग 6 राज्य सरकारों की बात करता है, भाग 7 निरस्त हो गया है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। भाग 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, भाग 9 पंचायतों की बात करता है, भाग 9 के नगर पालिकाओं की बात करता है, भाग 9 है सहकारी समितियों की बात करता है। और भाग 10 जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र की बात करता है, भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध की बात करता है, भाग 12 वित्तीय संपत्ति समुदाय व वाद की बात करता है, भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है, भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, भाग 14 के अधिकरण की बात करता है। और भाग 15 जो है वो निर्वाचन की बात करता है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, भाग 17 राजभाषा की बात करता है जो इम्पोर्टेंट है, और भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 आपके लिए प्रश्न है कि भाग 19 में किस विषय में बात की गई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो संक्रमणशील है, तथा विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है।
तो अब मैं एक बार और आपका रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाएगा क्लास में बैठे बैठे ही। तो एक बार ध्यान से सुने आप। भाग एक, संघ तथा संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग दो, नागरिकता। भाग तीन, मौलिक अधिकार। भाग चार, डीपीएसपी। भाग चार के, मौलिक कर्तव्य। भाग पांच, संघ। भाग छः, राज्य सरकारें। भाग सात निरस्त हो गया है। भाग आठ, संघ राज्य क्षेत्र। भाग नौ के, नगर पालिकाएं। भाग नौ है, सहकारी समितियां। भाग 10, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। भाग 11, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12, वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और बाद। भाग 13, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। भाग 14, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के, अधिकरण। भाग 15, निर्वाचन। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17, राज्य भाषा। भाग 18, आपात उपबंध। भाग 20, संविधान संशोधन। भाग 21, अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेष उपबंध। भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अच्छे से याद हुआ होगा। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं। हम पहले इन सारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए गए हैं इसमें, पहले उसे समझेंगे डिटेल में, फिर उसके लास्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे। और जो अनुच्छेद हमें ट्रिक से याद करने का होंगे वो ट्रिक से याद करेंगे, या जो मेथड से याद करने के होंगे तो मेथड से याद करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इस तरह की क्लास पहुंचती रहेंगी। और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले हम इन सारे अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में समझते हैं, फिर हम इनका रिवीजन करेंगे। तो पहले हम कम समय में इस क्लास को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। जैसे कि आप देखती हैं, आप इस क्लास को देख ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के विषय में, जो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात करता है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 5, जो इम्पोर्टेंट है लगे या जो कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं, वही यहाँ पर अनुच्छेदों को लिया गया है या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही अनुच्छेदों को यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। तो अनुच्छेद 5 को देखते हैं, जो कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 12, जो राज्य की परिभाषा की बात करता है। यानी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किस किस चीज़ों से मिलकर पूरा होगा। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता और समान विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 14 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15, इस स्लाइड में जितने भी हैं वो सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17, 18 और 14, 12 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। फुल डिटेल ये केवल हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। फुल डिटेल में क्लास अवेलेबल है, प्ले लिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एब्सेक्शन भी हैं कुछ अनुच्छेदों में, जो आपको क्लास में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 23
मानव के दुर्व्यापार। आई होप आप जानते होंगे ये दुर्व्यापार या बलात्श्रम इन शब्दों के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। तो अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का और प्रशासन करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 30 के तहत आता है। अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, यानी जो भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं उनको परिवर्तित करने के लिए उपचार की बात करता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट 39 राज्य द्वारा अनुसंधाय कुछ नीतियां तत्व हैं। और अनुच्छेद 39 के सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, जो निशुल्क विधिक सहायता दी जाती है उसको अनुच्छेद 39 के में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कम समय में हम इस क्लास को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल नाग संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित अनुसू अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करता है। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। और ये अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करता है। और 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल। और 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है। 58 राष्ट्रपति नवनिर्वाचित होने के लिए अर्हता या योग्यताओं की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की बात करता है। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आप जानते होंगे कि किस देश से ये लिया गया है। प्लीज जो भी स्टूडेंट जानते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अनुच्छेद 63 जो है भारत का उपराष्ट्रपति की बात करता है। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं अनेक पेपरों में। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। उपराष्ट्रपति का पदावधि 67 में बात करता है, यानी कि कार्यकाल। अब हम देखते हैं 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। अब हम देखते हैं 74 के बारे में, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। 76 इंपॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी, बहुत ज़्यादा एसएससी के तो जनरली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आर्टिकल है ये। 77 सरकार के कार्य का संचालन की बात करता है। अब इन तीनों आर्टिकल को हम साथ याद करेंगे। आप ट्रिक देख सकते हैं, सरल इस तरीके से आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं इसको, और आप इसे याद कर सकते हैं। 79 से संसद और रे से राज्यसभा और ले से लोकसभा। तो 79 80 81 इस तरीके से आप जोड़ के रिलेट कर सकते हैं, यानी कि 79 संसद का उल्लेख, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
85 संसद के सत्र, 17 भाषण और विघटन की बात करता है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। अनुच्छेद 108 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है अनुच्छेद 108। अब अनुच्छेद 110 की बात करते हैं, धन विधेयक की परिभाषा की जो बात करता है वो अनुच्छेद 110 करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है, तो इसलिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया आता है। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसमें अध्यादेश की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की बात की गई है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 148 और इसमें 124 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं 153 में राज्यों के राज्यपाल की राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और 156 राज्यपाल की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। 156 राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि के बारे में बात कर सकते हैं। और 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता, यानी क्या क्या योग्यता होती है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, ये अनुच्छेद 157 में बताया गया है। और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जिस तरह राष्ट्रपति की होती है केंद्र में, उसी तरह राज्यपाल की होती है राज्य में। और 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है 162 में। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जिस तरह से राष्ट्रपति को सलाह देने की सलाह देने के लिए होती है, उसी तरह से राज्य में मंत्रिपरिषद 63 में होती है। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट है 165 राज्य का महाधिवक्ता। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जिस तरह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं यानी कि 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति बात की गई है। और 214 राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की संसद को शक्ति। आई होप आप इसका उदाहरण जानते होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो भी बच्चे ऐसा कोई उदाहरण जानते हैं जिसके दो राज्यों का एक ही न्यायालय हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट देखते हैं हम 243, इसमें ग्राम पंचायत की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दशाओं में राज्यों पर जो होता है संघ का यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अब अनुच्छेद 275 की बात करें तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की बात करता है, यानी कि कुछ राज्य जो होते हैं उनको संघ के द्वारा अनुदान किया जाता है। अब 280 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा है वित्तीय आयोग। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 280 243 ये दो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें है तो सभी लेकिन आपको इन दो को जरूर याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 300 क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जानते भी होंगे कब जोड़ा गया है। जो भी स्टूडेंट जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। 312 ये भी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये जो है 315 में है।
अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी कि जो लोकसभा में अनुसूचित SC ST हैं उनके लिए स्थानों का आरक्षण की जो बात करता है अनुच्छेद 330 करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 के अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। और अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनके कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण होता है। ठीक है, वो बात अनुच्छेद 339 में कही गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी, वो 340 में कहा गया। 343 की बात करें तो संघ की राजभाषा की बात की गई है। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात करता है। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे 352 राष्ट्रपति आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। ये सीक्वेंस में याद कर लेंगे आप तो आसानी से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 361 की बात करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 370 की बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करता है। अब आप देख ही सकते हैं, आपने ये समझा। अब हम इसे एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं पूरी सारे आर्टिकल को, जिससे आपको याद हो जाए आसानी से। चलिए अब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। केवल अब आपको अभी तक आपने ध्यान से नहीं सुना तो केवल अब आप ध्यान से सुने, और हम इसे याद करने का तरीका ये देखेंगे कि हम सारे अनुच्छेदों को उनके शब्दों के साथ जोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके क्रम में याद करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा समय तक याद रह पाए। और आप किसी भी एग्जाम को अगर आपका एग्जाम आने वाला तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपके सारे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, अब केवल आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुने। अनुच्छेद 1, अब मैं इनका शब्दों को जोड़ करके याद करना आपको बताऊंगा। जैसा अनुच्छेद 1 है, इसको तो आप संघ और राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1, अनुच्छेद 1, ये तो जनरली याद ही हो जाते हैं। अब आपको देखना है अनुच्छेद 2 से नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, अब आपको ध्यान से सुनना है। तो अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रयोजन करके भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। हम दो स्लाइड को कंप्लीट करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लगातार मैं अगर सारे अनुच्छेद एक साथ बोल दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं हो पाएगा। दो स्लाइड करके देखते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों
अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार की बात करता है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसंधान कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद 51 क्या है मूल कर्तव्य की बात करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति नवनिर्वाचित होने के लिए अर्हता या योग्यता। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति। 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अब नेक्स्ट देखते हैं 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 79 संसद का उल्लेख आपको किस तरीके से बताया आपको याद हो जाएगा उसी तरीके से। 80 राज्यसभा। 81 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा। हम देखते हैं 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के सत्र 17 आवासन और विघटन की बात करता है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 154 राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता। 158 राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति की बात करता है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। 165 राज्य का महाधिवक्ता की बात करता है। 67 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। 213 राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। और अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की संसद की शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत की परिभाषा। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन की बात करता है। 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।
275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्तीय आयोग। अनुच्छेद 300 क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। 324 निर्वाचनों के अधीक्षा निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने की बात करता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338 क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण की बात करता है। अब हम देखते हैं 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है। 343 राज्य की संघ की राजभाषा। 352 राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात। 361 राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात करता है। अब हम बात करते हैं 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको याद हो जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और आप किसी भी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते हैं आप इस चैनल को कितना आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।